लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, एग्री स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स उन्होंने गेन किए थे और वो दीवान बन गई थी। साथ ही हम लोगों ने ये देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना था। और उसने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा था, उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, ताल्लुकदार और ज़मींदार को एंटायरली एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम उनको अपने साथ में रखेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वी आर द एलियन पावर, यानी कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। और रिवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के पास जो रिवेन्यू आया करता था वो कैसे आया करता था या कहाँ क्या क्या आया करता था, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिएगा, दीवान और ट्रेडर्स, जो कंपनी थी वो अब क्या बन चुकी थी, दीवान बन चुकी थी। और प्राइमरीली वो कौन थे, ट्रेडर्स थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी वो प्राइमरी किस रूप में आई थी, एज अ ट्रेडर के रूप में। और उसको क्या मिल गया था यहाँ पर, दीवानी राइट्स। क्लियर है? तो जब उसको दीवानी राइट्स मिले, जब उसको दीवान बनी वो कंपनी, तो वो क्या चाहती थी, वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम। वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कमाएं, इनकम कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। क्लियर है? इसके साथ में वो क्या चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं। इसके साथ में बेटा जो कंपनी थी वो प्राइमरली कौन थी, ट्रेडर्स थी। तो जब वो ट्रेडर्स थी, जब वो प्राइमरली क्या थी, ट्रेडर्स थी, तो उसका मानना यह था कंपनी का कि वी आर द ट्रेडर्स। तो वो और उसका मेन मोटिव क्या था, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। क्लियर है? तो वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। उन्होंने कहा कि हम लोग कौन हैं, ट्रेडर्स हैं, तो हमको कोई भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेगुलर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिस्टम रेगुलर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने का, असेसमेंट करने का और कलेक्शन करने का। उन्होंने कहा बस खाली हमें तो क्या कमाना, प्रॉफिट। देखिए जी, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे कि आप कहीं पर पढ़ने के लिए जाएं, आपको पता है कि वहां पर आपको कितने साल के लिए रहना है, 1 साल या 2 साल या 3 साल रहना है। तो क्या आप वहां पे एक प्रॉपर अपना सेटअप करेंगे? नहीं। वहां आप अपना कैसा सेटअप करेंगे, प्राइमरली यानी कि टेम्परेरी वाला। क्लियर है? कि टेम्परेरी आप वहां पर रह लें और अपने काम को निकाल के वहां से आ जाएं, यही होगा। तो कंपनी भी क्या थी, जैसे ट्रेडर थी, तो उसका भी मानना क्या था, कंपनी का मानना भी क्या था कि वो क्या करें, कंपनी क्या करेगी कि वो कोई रेगुलर सेटअप वहाँ पर अरेंज नहीं करेगी, वो वहाँ पर क्या करेगी, एक नॉर्मली अपना काम करेगी। क्लियर है? तो वाज अनविलिंग, वो बिल्कुल इच्छुक नहीं थी क्या करने के लिए, टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। कोई वो रेगुलर सेटअप नहीं बनाना चाहती थी, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, असेसमेंट और कलेक्शन का। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिएगा, इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी गवर्नमेंट से इसको कंपैरिजन कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट है और आपकी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट बन गई है कि जो सिर्फ क्या चाहती है, अपना प्रॉफिट कमाना चाहती है। उसको नहीं मतलब है कि रोड बन रही है नहीं बन रही है आपके देश में, आपके देश के बच्चों को एजुकेशन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उनको किसी चीज़ से को मिल रही है। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो मोटिव क्या है, पैसा कमाना। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताइए, इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, इसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो उस कंट्री पे पड़ेगा, है ना बेटा। तो सेम एज अ वे इंडिया के अंदर भी यही हुआ कि जब इंडिया के अंदर दीवानी राइट्स किसके पास में आ गए, ब्रिटिशर्स के पास आ गए। और ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो क्या था, सिर्फ ट्रेडिंग करना, वो प्रॉफिट कमाना था, सिर्फ पैसा कहाँ से कलेक्ट करना था। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा किस पर, इंडिया के ऊपर। अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन द बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। समझिएगा, पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए आती थी इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ में पैसा लेके आया करती थी, वो गोल्ड लेके आया करती थी, सिल्वर लेके आया करती थी, और उस गोल्ड और उस सिल्वर और उस पैसे को इंडिया के अंदर दिया करती थी। और इंडिया के जो ट्रेडर्स होते थे उन ट्रेडर्स से उस गुड्स को परचेज किया करती थी और फिर उनको एक्सपोर्ट करती थी, किसमें, यूरोप में या फिर ब्रिटिश में। क्लियर हुआ? लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी वो कहाँ से, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी कहाँ से, बंगाल से, उसी रेवेन्यू का यूज कर रही थी क्या करने में, सामान खरीदने में, सामान ट्रेडर्स से खरीदने में, और उस सामान को कहाँ बेचने में, भेजने में, ब्रिटिश में भेजने में या यूरोप में भेजने में। तो देखिएगा पहले क्या हो रहा था, पहले
वहां से पैसा आ रहा था, यहाँ से सामान जा रहा था, जो ट्रेडिंग चल रही थी सही चल रही थी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से सामान तो जा रहा है लेकिन वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वहां की इकोनॉमी पे, उस देश की, उस कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो वही हुआ कि जब वो लोग क्या करने लग गए, जब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो बंगाल से, उसी रेवेन्यू का यूज करते थे सामान खरीदने के लिए, और उस सामान को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वो दूसरे देशों में। तो इसका बहुत बड़ा असर आया बंगाल की इकोनॉमी पर। क्राइसिस ऑन द बंगाल इकोनॉमी, यानी कि बंगाल की इकोनॉमी जो थी वो पूर्ण तरीके से क्या हो गई, खराब हो गई, ठप, बिल्कुल बेकार हो गई। अब इस जब इकोनॉमी बेकार हुई तो इसका इम्पैक्ट पड़ा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और किन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा इसका वो देखते हैं बेटा, कि इसका इम्पैक्ट पड़ा आर्टिशियंस पे और पीजेंट्स पर। और एक फेमाइन आया कब, 1770 में। समझते हैं कि आर्टिशियंस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा और पीजेंट्स पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, ये हम समझते हैं। तो देखिए बेटा कि जो आर्टिशियंस थे, वो पहले आर्टिशियंस जो थे हमारे, वो कपड़ा बनाते थे, ठीक है, और उस कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कहाँ पर, यूरोप के अंदर। तो पहले क्या आर्टिशियंस क्या करते थे, पहले उस आर्टिशियंस उसे कभी फ्रेंच को बेच दिया करते थे, कभी डच को बेच दिया करते थे, पुर्तगीज़ को बेचा करते थे, कभी कभी ब्रिटिशर्स को बेचा करते थे। क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ था, क्योंकि अब पॉलिटिकल राइट्स किसके पास आ गए थे, ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे, तो अब आर्टिशियंस को अपना सामान किसको ही बेचना था, अपना कपड़ा किसको ही बेचना था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कम पैसों में उनके सामान को या उनके कपड़े को खरीदा करते थे। क्लियर है। तो जिसका नेगेटिव इफेक्ट आया किनके ऊपर, आर्टिशियंस के ऊपर, वेवर्स के ऊपर। तो बहुत सारे वेवर्स ने अपने विलेजेस डेजर्ट्स कर दिए, बहुत सारे वेवर्स ने वेविंग करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई इससे फ़ायदा हमें होता नहीं है, वेविंग करने से एक ब्रिटिशर्स हमसे कम पैसों में हमारे कपड़े को खरीदते हैं, इसलिए हम क्या नहीं कर रहे, वेविंग करना ही उन्होंने बंद कर दिया। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया किस पर, आर्टिशियंस पर, बंगाल के आर्टिशियंस के ऊपर। दूसरा जो असर आया वो आया पीजेंट्स पर। क्यों, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल राइट्स किसके पास आ गए थे, ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू लेती थी किनसे, पीजेंट से। तो जब रेवेन्यू लेने का अधिकार किसके पास में आ गया, कंपनी के पास आ गया, तो कंपनी क्या करने लगी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेना करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया किनसे, पीजेंट से। जब बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो कहीं से कहीं बहुत अधिक मात्रा में परेशानी झेलनी पड़ी किनको, पीजेंट्स को। क्लियर है। तो आर्टिशियंस परेशान से, पीजेंट्स परेशान से, और उसी समय पर क्या हुआ, 1770 में फेमाइन वाली कंडीशन क्रिएट हो गई। कहां पर फेमाइन आ गया, कहां पर, बंगाल में। 1770 में क्या हो गया, बंगाल के अंदर फेमाइन आया, भुखमरी वाली कंडीशन, स्थिति फैल गई, और करीब करीब बेटा उसमें 10 मिलियन लोग मारे गए। करीब करीब 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 1 करोड़ लोग उस समय पर 1770 में मारे गए। उस समय पर उस समय जो बंगाल था, उस बंगाल की टोटल पॉपुलेशन थी 13 मिलियन के आसपास। तो उसमें से करीब 10 मिलियन लोग मारे गए, यानी कि 1/3 टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन क्या हुई, मारी गई। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर फेमाइन वहाँ पर आया था, कितना अधिक मात्रा में लोग मारे गए। तो ये सारी हमने लोगों ने देखा, ये जो हमारा टॉपिक था रेवेन्यू फॉर द कंपनी, इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका था कंपनी का, वो हम देखेंगे, वो हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि आगे कंपनी को क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है किनसे, पीजेंट से। तो कंपनी क्या करती है, नए नए तरीके लेके आती है कि जिससे कि पीजेंट से या फार्मर से ज़्यादा क्या किया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो इसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, मालावारी सिस्टम के बारे में देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हर एक सिस्टम के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा, और हर एक सिस्टम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके के सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए। थैंक यू।